सो वेलकम आईपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और रिजिड बॉडी में हमने अब तक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कंसेप्ट देख लिया है। आपको जो प्रॉब्लम दिए गए हैं वो शायद आपने सोल्व कर लिए है। अगर नहीं सोल्व हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा और उसके लिए अलग वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा और उसमें से जो भी हार्ड क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले जो हार्ड क्वेश्चंस है वही हम सोल्व करेंगे। अदरवाइज जो आसान क्वेश्चंस है वो आप अपने तरीके से ही ट्राई करें सोल्व करने की तो ही बेटर है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो इतना फेमिलियर नहीं होगा और नहीं ना कि आप एग्जामिनेशन में भी थोड़ा जल्दी से परफॉर्म कर पाएंगे कैलकुलेशंस। तो बेटर है कि आप अपने तरीके से ही प्रॉब्लम सोल्व करें। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे रिजिड बॉडी में मैंने बोला था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स on the basis of rigid body. So first type of problems are on the basis of the dynamics of the rigid body and another one is the moment of inertia basis problem. So here we are talking about the dynamics of the rigid body. So देखो dynamics of the rigid body है उसमें टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोशन आती है, प्योरली रोटेशनल मोशन एंड जनरल मोशन। तो उसकी बात बाद में करते हैं लेकिन पहले उसके टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सो रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है उसमें एंगुलर मोमेंटम इंक्लूड होता है। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा यहाँ पे लिख दिया है मैंने। इनर्शिया टेंसर यहाँ पे लिखा है, तो इनर्शिया टेंसर है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखो एक सिर्फ Lx है उसको मैंने डिनोट किया है Lx इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई एंड आई एक्स जेड ओमेगा जेड। अब आप Ly एंड Lz दोनों लिखो। Ly इक्वल टू क्या होगा आई वाई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड। तो हमें एल वाई मिल जाएगा, इसी तरह से एल जेड मिल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा एल इक्वल टू रूट अंडर एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। और इसका मीनिंग क्या हो रहा है देखो, एल इक्वल टू यहाँ पे इनर्शिया टेंसर इस तरह का जो लिखा था जहाँ पे ये है प्रिंसिपल एक्सिस शो कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या आएगा आई वाई एक्स और यहाँ पे आई जेड एक्स आई जेड वाई और यहाँ पे आई वाई जेड, यहाँ पे आई एक्स वाई और आई एक्स जेड और यहाँ पे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड ये इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो देखो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड, यहाँ से हमें एल एक्स मिल जाएगा, यहाँ से एल वाई मिल जाएगा। सो ये जो रो है और ये कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से डिनोट किया जाता है देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी RKE मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एम वी स्क्वायर है, वैसे ही यहाँ पे देखो m है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसका रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे ओमेगा है वो v का मतलब वेलोसिटी का रोल प्ले कर रहा है, ओमेगा है वो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। सो रोटेशनल मोशन जब हो रहा है तब मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी को रिप्लेस करके क्या लिख दिया ओमेगा जो कि है एंगुलर वेलोसिटी।
तो ये बेसिकली इस तरह से आप ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को टेंसर के फॉर्म में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा का मैट्रिक्स, यहाँ पे इनर्शिया टेंसर, और यहाँ पे फिर से ओमेगा का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, यहाँ पे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, और यहाँ पे आई एक्स एक्स टू आई एक्स जेड, और यहाँ पे आई जेड जेड, और यहाँ पे आई जेड एक्स। तो ये पूरा आपने फिल कर दो। ओके, तो इस तरह से इनर्शिया टेंसर के फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। क्लियर? ओमेगा और आई है वो इनर्शिया टेंसर, और फिर से ओमेगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं कि टॉर्क है वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। टॉर्क इक्वल टू होता है dl बाई डी टी। तो dl बाई डी टी जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ, देखो I, और यहाँ पे है ओमेगा। तो यहाँ से I है उसकी कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है टाइम में, और डी ओमेगा बाई डी टी है, इसको बोला जाएगा I इंटू अल्फा। ओके, क्लियर? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो I इंटू अल्फा है वो टो, मतलब रिप्रेजेंट करता है टो है, टो इक्वल टू I इंटू अल्फा होता है, और या तो dl बाई डी टी भी बोल सकते हैं। अब एक और टर्म यहाँ पे आती है, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर के ई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा, देखो हाफ ओमेगा इनर्शिया टेंसर, और ओमेगा यहाँ पे हाफ लिख दिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो पहले डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा लिखो, डी ओमेगा बाई डी टी, और आई जो इनर्शिया टेंसर, और यहाँ पे ओमेगा इस तरह से लिखते हैं, प्लस 1/2 यहाँ पे ओमेगा आई एंड डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं। सो 1/2, और ये है अल्फा, यहाँ पे आई ओमेगा, प्लस 1/2 यहाँ पे ओमेगा आई और अल्फा, ये है इनर्शिया टेंसर। तो देखो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या है, आई अल्फा। देखो टॉर्क इक्वल टू है आई अल्फा। सो 1/2, और यहाँ से देखो आई ओमेगा, मतलब कि अल्फा डॉट, इसको एल लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो अल्फा डॉट एल, और यहाँ पे क्या लिख सके, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं अभी हम, आई डॉट अल्फा, सॉरी आई अल्फा को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो क्या आ जाएगा, ओमेगा डॉट टो। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये जो क्वेश्चन है, ओके, ओमेगा डॉट टो, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे पूछा गया था। सो पेट एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो ये टॉर्क की बात हो गई। अब यहाँ पे आगे चलते हैं रिजिड बॉडी के जो डायनामिक्स में कौन कौन सी मोशन होती है उस पे। सो प्योर रोटेशनल मोशन एंड जनरल मोशन, ये दो टाइप्स होते हैं रिजिड बॉडी की मोशन में। अब
सॉरी, यहाँ पे एक और बात में एक याद आ रही है, तो यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। एक लिखो जायरोमैग्नेटिक रेशियो। देखो, फॉर क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल चार्ज पार्टिकल देखो, क्लासिकल चार्ज पार्टिकल, इफ classical charge particle rotates, then it having mu magnetic moment and L मतलब कि एंगुलर मोमेंटम। म्यू है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक मोमेंट, और L है वो एंगुलर मोमेंटम है। सो रेशियो ऑफ म्यू टू एल नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक, इसे जायरो बोलते हैं, गायरो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन इस टाइप का स्पेलिंग अगर आपको दिख रहा है तो हमें क्या करना है कि यही फाइंड करना है। सो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बाई एल इक्वल टू क्यू बाई 2 टाइम्स ऑफ मास। स्मॉल m लिखो या तो यहाँ पे कैपिटल M लिखो, लेकिन इसको इस तरह से लिख दो, चार्ज डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास। ओके, क्लियर। अब ये क्वेश्चन से वो डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि डायरेक्टली जायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो आपको फॉर्मूलेशन में ही डायरेक्ट बताना है। तो Q बाई 2m है, उसे ही जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। उसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं 2Q बाई m या तो 2m बाई Q, यहाँ पे म्यू बाई एल है, उसकी जगह पे कुछ दूसरा दे देते हैं, तो इसी को ही जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोला जाता है, जो ये फॉर्मूला है म्यू बाई एल इक्वल टू Q बाई 2m। और कभी भी आपको जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालने को बोलते हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली चार्ज बाई 2 टाइम्स ऑफ मास करना है। चार्ज निकाल लो, मास निकाल लो, तो आपको जो डेटा गिवन होगा उसमें से आप चार्ज एंड मास इजीली निकाल सकते हैं। अगर उसमें से भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज आपको फाइंड करना होगा, तो वो चार्ज भी आप फाइंड करके यहाँ पे टोटल चार्ज पुट कर दो और मास पुट कर दो, तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो आपको मिल जाएगा। सो ये एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू रिजिड बॉडी के टॉपिक से ही ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये देखो, जनरल मैकेनिक्स का या तो आप एटॉमिक का या जनरल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक ये टॉपिक का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो कोई से भी टॉपिक में से पूछा जा सकता है। सो अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं। There are 2 types of motion. One is the pure rotational motion and another one is the general motion. So in pure rotational motion, one point of rigid body is fixed. So one point is fixed means कि rigid body है, उसका कोई एक पॉइंट फिक्स है। सपोज ये पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ही फिक्स किया जाता है हर बार। सो इसलिए ये पॉइंट है वो फिक्स, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है और इसके अराउंड रोटेशन हो रहा है। ओके, सो प्योर रोटेशनल मोशन है, उसमें क्या होगा, एक पॉइंट फिक्स होगा। अब जनरल मोशन है, उसमें क्या होगा, देखो, व्हेन रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड ट्रांसलेशन इज ऑल्सो देयर। मतलब कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, एक है ये
फिक्स्ड, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने सेंटर ड्रॉ किया है, लेकिन अब वो आपको समझाने के लिए ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक ये मोशन है, उसमें एक सिंगल पॉइंट है वो फिक्स्ड है। सो यहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन हो रही है, प्योर रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज मैंने पेन यहाँ से थ्रो किया। अगर थ्रो कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि पेन है वो इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करेगा, और जो अपना सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे भी घूमता चला जाएगा। मतलब इस तरह से कुछ मोशन आपको विजिबल होगी। मतलब कि आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो विजुअलिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी कि मोशन की। स्लो मोशन में आप देखेंगे तो कभी कोई नाइफ है वो फेंका है, या तो कोई रोड थ्रो कर रहे हैं, तो इस तरह से मोशन आपको दिखेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन, और यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड यहाँ पे इसका रोटेशन भी हो रहा है, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो देखो यहाँ पे दो मोशन देखो इसलिए डिफाइन की है कि कभी भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू रिजिड बॉडी, जीसेट या तो गेट एग्जामिनेशन में, तो आपको क्या करना है कि पहले देखना है कि उसका कोई पॉइंट फिक्स्ड है या नहीं है। अगर फिक्स्ड है तो आप प्योर रोटेशनल मोशन के लिए जो भी रूल बता रहा हूँ वो लगा दो। अगर फिक्स नहीं है तो जनरल मोशन के लिए जो रूल बता रहा हूँ वो लगा दो। तो अगर प्योर रोटेशन हो रहा है, पॉइंट फिक्स है, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो इस पॉइंट के अराउंड ही होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट that particular fixed point। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट मस्ट बी नोन। तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट से ही ये सभी प्रॉब्लम सोल्व होने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे डेफिनेशंस दी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, एंगुलर मोमेंटम की, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक मोशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या तो एंगुलर मोमेंटम, ये सभी डेफिनेशन से वो आपको पता होनी चाहिए। टॉर्क की डेफिनेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर जनरल मोशन हो रहा है या तो प्योर रोटेशनल हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से। तो देखो व्हेन प्रॉब्लम कम्स रिलेटेड टू द प्योर मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, देन देखो हमें क्या करना है। बेसिकली देर आर सिंपल 3 स्टेप्स। ओके, फर्स्ट वी ट्राई टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, if question is related to the collision, okay, or if they tell that collision is elastic, so elastic collision बोला है तो आप डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन है तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते हैं। ओके, सो प्योर रोटेशन प्लस कोलिजन वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। Second thing, if you can apply conservation of angular momentum about that fixed point if motion takes place into the horizontal plane। Okay, horizontal plane में अगर मोशन हो रहा है तो ही आप angular momentum conservation अप्लाई कर सकते हैं। वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, मतलब देखिए, देखो यहाँ पे अगर एक टेबल घूम रहा है तो इस तरह से मोशन अगर हो रहा है तो आप डायरेक्टली
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। और अगर ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, यहाँ पे ये अगर इस पॉइंट पे घूम रहा है तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं अप्लाई कर सकते। क्लियर? सो यहाँ पे बेसिकली ये 3 पॉइंट्स है। और देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डज नॉट अप्लाई इन प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन में क्या अप्लाई नहीं करना है, देखो मिस्टेक क्या नहीं करनी है ये भी आपको याद रखना है। ये अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट है इसीलिए लिखा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे जैसे करते हैं ना कि m1v1 इक्वल टू m2v2 और यहाँ से v1 या v2 निकाल लेते हैं और बाद में हम यहाँ पे v1 या v2 निकाल लेते हैं और बाद में हम इसको रिप्लेस करके आंसर हमारा लाते हैं। तो इस तरह से परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर? तो क्या नहीं करना है वो भी यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन में और आपका आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन जो आपका आंसर आता है वो ऑप्शन में तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर है वो सही नहीं होगा और आप है वो जीसेट एग्जामिनेशन में आपका मार्क है वो 0 हो जाएगा और क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे और गेट एग्जामिनेशन में आपके माइनस में मार्क चले जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अभी हम देखो पढ़ रहे हैं कि लाग्रांजिस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रिजिड बॉडी किस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद बात कर लेंगे जनरल मोशन की। तो लाग्रांजिस इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ पे ओमेगा को थीटा डॉट से भी बताया जाता है। तो मैंने बोला है कि थीटा डॉट ही है वो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कह सकते हैं। और यहाँ पे MGH मतलब कि सेंटर ऑफ मास है उसकी हाइट। ओके, ये है H और यहाँ पे है COM सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कितना अपवर्ड है या तो डाउनवर्ड है वो पोटेंशियल एनर्जी से हम लिख सकते हैं। अब जनरल मोशन देखो आप लोगों को लाग्रांजियन किस तरह से लिखा जाएगा वो तो आपको पता ही है। लाग्रांजियन मैकेनिक्स के स्टार्टिंग में ही हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम के लिए लाग्रांजिस लिखे हैं। अब लाग्रांजियन है वो अगर आप लिख सकते हैं तो डायरेक्टली उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है जनरल मोशन। जनरल मोशन में जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने बोला था कि प्योर रोटेशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड होता है, तो जनरल मोशन के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक तो वो ट्रांसलेट हो रहा है और दूसरा उसमें रोटेशन भी परफॉर्म हो रहा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड होगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड होगी। तो ट्रांसलेशन है वो हाफ mv² अबाउट सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वही यहाँ पे v दिखाई जाएगी, लिखी जाएगी, प्लस I ओमेगा² बाई 2। तो I ओमेगा² है वो IC लिखा है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो कहाँ पे सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है, कहाँ पे देखो जनरलाइज मोशन है तो सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है। और प्योर रोटेशन हो रहा है तो उसमें कोई फिक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी होगी। यहाँ पे हम जो L है एंगुलर मोमेंटम है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि IC ओमेगा अब प्लस R क्रॉस P जो फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा होगा। अब फोर्स अगर लग रहा है तो देखो यहाँ पे P की जगह पे आप M और यहाँ पे R क्रॉस V सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है वो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे
v और ओमेगा है उन दोनों में कोई भी यहाँ पे रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 स्टेप्स है वो सोल्व करने हैं, मतलब कि 3 में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द जनरल मोशन। पहले तो आपको ये पॉइंट्स है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जनरलाइज मोशन के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ओके, अगर आपको यही नहीं पता है कि ये क्वेश्चन है वो जनरलाइज मोशन का है या नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, पहले देखना है कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स्ड एक्सिस दी है या नहीं। तो देखना है कि फिक्स्ड एक्सिस अगर दी है तो सिर्फ वो वहीं पे ही रोटेशन कर रहा है इस तरह से। ओके, अगर फिक्स एक्सिस नहीं दी है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी साथ में कर रहा है, तो ही यहाँ पे जनरलाइज मोशन की बात हम करेंगे। तो जनरल मोशन में क्या होगा, फर्स्ट वी यूज दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, ये तो हमें पता है कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नीड द कंजर्वेटिव फोर्स, और नो टाइम एक्सप्लिसिटली मीन्स टाइम है वो कभी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। क्लियर? तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, या तो क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है तो कब लगा सकते हैं, जब टॉर्क है वो 0 होगा। अब टॉर्क 0 होगा तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसी क्वेश्चंस में आपको लगाना है जहां पे कोलिजन की बात आएगी। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम applicable in those question related to the collision of two objects whose mass are given। so masses अगर given है तभी ही आपको ये अप्लाई करना है, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ जो पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से लिखना है, वो आपको जनरली प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखो, टॉर्क है वो इस तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब एक तो हमारा क्या होगा, देखो, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिलेगा, और एक है वो ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल जाएगा। तो जनरलाइज मोशन के प्रॉब्लम में आपको 2 इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगे, और रोटेशनल है जो प्योर रोटेशनल मोशन है उसमें आपको डायरेक्टली एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा। अब यहाँ पे एक कंपाउंड पेंडुलम की बात करते हैं। देखो, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है कि अगर यहाँ पे सपोज कोई एक कार्डबोर्ड है, या तो बोर्ड है, या तो कोई लकड़ी का जो पैड आता है, राइटिंग पैड, तो राइटिंग पैड है सपोज, उसको यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही इस तरह से स्क्रू करके यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब राइटिंग पैड है उसी के अंदर ही स्क्रू है, और राइटिंग पैड पूरा इस तरह से ओसिलेट कर सकता है। सो उसी को ही कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। अगर देखो, कंपाउंड पेंडुलम और नॉर्मल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में क्या फ़र्क होता है कि उसमें कहीं पे भी स्ट्रिंग या तो थ्रेड या तो कोई रोड या तो कुछ भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है कि जहाँ पे उसको मासलेस कंसिडर करके हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज आपको एक रोड गिवन है, तो वो रोड भी कंपाउंड पेंडुलम हो सकता है। अगर रोड है उसी को यहाँ पे स्क्रू करके आपको इस तरह से मोशन करवा रहे हैं, तो ये भी कंपाउंड पेंडुलम है। अगर यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है, ओके, सपोज आपने एक पोटैटो ले लिया, कुछ भी इस कोई भी शेप का है, और यहाँ पे उसको स्क्रू कर दिया, और यहाँ पे जो पास हो रही है एक्सिस, ओके, उस पे ये ओसिलेट कर रहा है, तो ये भी आपका कंपाउंड पेंडुलम हो सकता है। कुछ भी आप ले सकते हैं। क्लियर? तो
इस तरह से कंपाउंड पेंडुलम की मैंने आपको डे टू डे लाइफ डेफिनेशन बताई है। अब प्रॉपरली हम बात करते हैं अगर, तो एनी रिजिड बॉडी सस्पेंडेड विदाउट थ्रेड एंड मेड टू ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम। अब यहाँ पे हमें बेसिकली कंपाउंड पेंडुलम की डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम के कोरस्पोंडिंग आपको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये आपको फाइंड करना होता है। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of compound पेंडुलम। तो अगर पहले देखो, ये क्वेश्चन है वो कई एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है और उसमें थोड़ा ही चेंज कर देते हैं और आपको जनरल एक इक्वेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कंपाउंड पेंडुलम है या तो कुछ भी आपको दिया गया है तो किस तरह से आपको डील करना है। सपोज कंपाउंड पेंडुलम, यहाँ पे अभी हम कोई भी अनइवन शेप का कंपाउंड पेंडुलम ले लिया, तो सपोज यहाँ पे एक एक्सिस, यहाँ पे ये है वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और ये जो लेवल है वो हम यहाँ पे V = 0 पोटेंशियल एनर्जी का ग्राउंड लेवल यहाँ से हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज ये है वो सेंटर ऑफ मास है, कि ये है वो सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास है अगर ये है, तो यहाँ पे देखो ये सेंटर ऑफ मास से ये थीटा एंगल पे है, ओके, ये एंगल है दोनों के बीच का थीटा। तो ये वर्टिकल लाइन है और ये है सेंटर ऑफ मास, तो ये एंगल है थीटा। अगर ये जो डिस्टेंस है, ओके, हमें क्या फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस है वो d है, तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ से देखो ये जो लाइन है, ये लाइन है वो d cos थीटा हमें दे रहा होगा। क्लियर? ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और बाद में यहाँ पे उसको लाग्रांजिस इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके हम फाइनली हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम कि लाग्रांजियन L = यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ I ओमेगा, सॉरी यहाँ पे थीटा डॉट स्क्वायर लिखते हैं, थीटा डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, देखो ये जो डिस्टेंस है d है, तो ये है d cos थीटा आ जाएगा, ये है d cos थीटा। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ mg d cos थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे हाफ I थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mg d cos थीटा, ये हमारा लाग्रांजियन आ गया। अब d/dt ऑफ, ये देखो डायरेक्टली लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोटेशन है तो एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिलेगा। सो यहाँ से d/dt ऑफ, आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्राई करो थोड़ा करने की। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो mg d cos थीटा, तो cos थीटा है उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mg d साइन थीटा = 0। सो यहाँ से
I थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ mgd साइन थीटा, और यहाँ से थीटा डबल डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ mgd बाई आई और साइन थीटा। अब ओसिलेशन है वो बहुत ही स्मॉल है, सो साइन थीटा इज वेरी 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 स्मॉल। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा टेंस टू थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ mgd बाई आई, और साइन थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। सो ये है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा SHM हो रहा है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, मतलब कि ओसिलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो A इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इस तरह से होता है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgd बाई आई आएगा। तो यहाँ पे लिखो mg ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर mgd बाई आई, ओके। और यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं अगर 2 पाई रूट अंडर आई बाई mgd, और d है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स स्ट्रेट डिस्टेंस जो कि बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, और एक्सिस कह सकते हैं। तो यहाँ से ये आपको मिल रहा है, तो आपको I पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली ही कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, और ये डेरिवेशन है वो आपको सिर्फ समझना था। अब देखो उसके रिलेटेड यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम है, वो ले रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे प्रॉब्लम है 39 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो प्रॉब्लम है वो अगर हम ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ही समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक हुक दिया गया है, मतलब कि एक रिंग दी गई है। अगर ये जो रिंग है उसको कंपाउंड पेंडुलम के फॉर्म में आपको सोचना है। तो ओके, सो सपोज यहाँ पे ये जो रिंग है और ये है वो d/2 दिया गया है, इस तरह से दिया गया है कि कैपिटल D/2, और यहाँ पे ये एक पॉइंट आपको फिक्स पॉइंट दिया गया है, इस एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है। ओके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसको बोला है POS, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है अगर आपको, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके कोरस्पोंडिंग आपको ये देखो सेंटर ऑफ मास है, इसके कोरस्पोंडिंग I है वो क्या है, mr²। R है वो यहाँ पे बेसिकली देखो
mr² और प्लस यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है उसका डिस्टेंस है वो भी r है, सो mr² मतलब कि I इक्वल टू हो जाएगा 2mr²। अब I इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m, और यहाँ पे r की जगह पे d बाई क्या लिख सकते हैं, d बाई 4 होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो m d² बाई 8। ओके, इस तरह से I हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता है तो 2 पाई रूट अंडर I बाई mg/d, ये है बेसिकली d डिस्टेंस है, सो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो d बाई 4। ओके, कैपिटल D बाई 4, सो t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, I मतलब कि m d² बाई 8 और mg और d की जगह पे d बाई 4 लिख सकते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में ही मिस्टेक हमने कर दिया है कि देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें ये टोटल है वो डायमीटर d गिवन है। ओके, और यहाँ पे d बाई 2 हमारा आंसर आएगा, सो I इक्वल टू 2 टाइम्स mr² करेंगे तो 2 टाइम्स m d² बाई 4 आ जाएगा और m d² बाई 2 यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देखो वो प्रॉब्लम भी हम सही ही कर रहे थे, हमारा जो डिटेल था उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं तो सेम ही परफॉर्म कर लेते हैं। सो m, देखो पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं I बाई mg/d, तो t इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर I है वो क्या है m d² बाई 2 और mg और स्मॉल d है वो d बाई 2 है तो d बाई 2, तो यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा 2 पाई रूट अंडर कैपिटल D बाई g, m कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, एक ये d और एक ये d कैंसिल हो गया, तो d बाई g यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? सो इस तरह से एग्जामिनेशन में देखो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है दूसरा तो वो भी यहाँ पे देख लेंगे। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे हम शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम, उसके बाद हम एग्जामिनेशन के भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन ये एक जनरलाइज प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है और इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में उसी टाइम पे सोचने के लिए थोड़ा टिपिकल रहता है, हार्ड होता है, और आप कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आपने कभी फेस नहीं किया है तो आप ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले आप प्रॉब्लम है वो उसको समझो। A thin rod of length L is suspended from some point on its length. What should be distance of point of suspension from center of mass so that the period of oscillation, time period of oscillation is minimum? So यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक रोड है और ये जो रोड है उसमें ये देखो सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। अब रोड है वो शायद कोई यहाँ से लटका हुआ है या तो यहाँ से सस्पेंडेड है, तो आपको क्या करना है पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसको
यहाँ पे रखो, एक बार यहाँ पे रखो, एक बार यहाँ पे रखो, एक बार यहाँ पे रखो। और आप ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करो कि स्टॉप वॉच स्टार्ट करके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो कितना हो रहा है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाने में और वापस यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, सो इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम पॉइंट आने में, एक ऑसिलेशन खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है वो देखना है। सॉरी। तो हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे तो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते, तो सपोज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो यहाँ कहीं पे अगर हम सोचते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, ये डिस्टेंस ये सपोज कैपिटल डी है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो मिनिमम हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहले ही हमें एक इक्वेशन पता है, t इक्वल टू 2π√i/mg, और यहाँ पे स्मॉल d है वो लिखते हैं पहले ही, तो 2π। अब रोड है, देखो रोड है उसकी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है, रोड की आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ओके, पॉइंट यहाँ पे अगर लिख रहे हैं हम और d डिस्टेंस पे है, तो सेंटर ऑफ मास से रोड है वो ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी लिखी जाती है, प्लस यहाँ पे क्या हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही हमें बात करनी है। तो यहाँ पे तो एक एक्सिस है और यहाँ पे पैरेलल दूसरी एक्सिस है, तो md² डिवाइडेड बाय mg, और स्मॉल d की जगह पे यहाँ पे कैपिटल D लिखते हैं। अब देखो फॉर मिनिमम टाइम पीरियड आपको क्या करना होगा, मिनिमाइजेशन की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। सपोज यहाँ पे t² ही यहाँ पे कर लेते हैं हम, इक्वल टू 0। सो ये आपको हर बार क्या करना है, इस टाइप का इक्वेशन पुट कर दो, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, सो d/dd विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, कैपिटल D डिफरेंशिएशन होगा। सो ml², देखो यहाँ पे m है वो कैंसल हो जाएगा, m कॉमन आके यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको कैपिटल M ही लिखना है, मास सेम ही होगा तो कैंसल हो जाएगा। सो L²/12gd प्लस ये d²/gd लिखेंगे तो d/g यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L²/12g, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे d का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/g मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से डायरेक्टली ही क्या हो जाएगा, देखो L²/12gd² इक्वल टू 1/g। सो d² इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखो d² इक्वल टू ये g कैंसल हो जाएगा और L²/12 मिल जाएगा। तो L²/12 आप करेंगे तो सपोज यहाँ पे d है तो d इक्वल टू L/√12, मतलब कि देखो √12 है उसको आप लिख सकते हैं 2√3। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो ये d है वो L/2√3 डिस्टेंस आपको मिल गया। इस डिस्टेंस पे अगर आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रखते हैं तो आपका जो ये कंपाउंड पेंडुलम है वो आपका मिनिमम टाइम लेगा फॉर वन ऑसिलेशन। सो टाइम पीरियड है वो मिनिमम हो गया।
अब इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको होमवर्क में भी देने वाला हूँ कि आपको अगर कोई स्क्वायर है तो उसका आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम होगा तब उसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी हम देखने वाले हैं। अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं एक नेट एग्जामिनेशन का एक प्रॉब्लम। नेट एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम में बोला है कि अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ रिंग ऑफ मास m कैपिटल एंड radius capital R suspended by massless rigid rod of length L attached to its rim. When pendulum oscillate in the plane of ring, the time period of oscillation is। तो यहाँ पे बोला गया है, देखो यहाँ से इस तरह से एक ये L लेंथ है और यहाँ पे इसकी रेडियस है R और मास है M। ओके, M R यहाँ पे लिख दिया। ओके, और रोड है वो मासलेस है। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, रिंग बोला गया है। तो आपको क्या करना है, देखो अब देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I बाई mg और d। सो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके अराउंड आपको ये रेडियस, देखो यहाँ पे रेडियस जो है इतनी, ये है r। तो आपको क्या करना है, पहले तो I है इनर्शिया यहाँ पे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हर बार यहाँ पे लिख के यहाँ पे पुट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और एग्जामिनेशन में टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करो कि यहाँ पे ये R है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो उसके अराउंड ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो M और R प्लस, पहले तो हम क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से ही लिख देते हैं mr स्क्वायर प्लस M और स्मॉल l प्लस कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि L प्लस R जितना डिस्टेंस हो रहा है, देखो ये L और प्लस R, तो ये यहाँ पे ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ML प्लस R का स्क्वायर मिल जाएगा। सो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो मास है वो कैपिटल M G और ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा L प्लस R। ओके, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये है सेंटर ऑफ मास। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली ही आप लिख सकते हैं M और ये M है वो कैंसल हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2LR डिवाइडेड बाय G L प्लस R। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर 2R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR डिवाइडेड बाय G L प्लस R। तो ये नेट एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम था और इसका आंसर है वो C आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको इसी फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन मैंने ये करवा दिया कि नेट एग्जामिनेशन में भी इस फॉर्मूला के बेस पे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अब यहाँ से देखो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ओके, सो पहले एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे रोड पहले था। ओके, सपोज t इक्वल टू 0 पे, और अब जो रोड है वो यहाँ से छोड़ा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो रोड क्या करेगा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो रोड है वो इस तरह से मोशन करेगा। तो ये मोशन करेगा तो ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये मोशन करते हुए
पहले ऊपर चला जाएगा, फिर से यहाँ पे ऑसिलेशन करेगा। तो आपको वो क्या बोला कि रोड इज रिलीज फ्रॉम फिक्स पॉइंट एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड व्हेन इट रीचेस लोएस्ट पॉइंट। ओके, ओमेगा कैलकुलेट करना है कब, जब वो लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है तब। ओके, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे ये सिचुएशन थी और t इक्वल टू t टाइम पे ये सिचुएशन थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखो मोशन होगी कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरह से। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 लिखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वर्टिकल है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टेडी था तो यहाँ पे सपोज v इक्वल टू 0 लेना है आपको, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करो आप कि जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे v इक्वल टू 0 लिख देते हैं। सो v इक्वल टू 0 यहाँ पे अगर हमने लिखा है तो इसके ऊपर आपको देखो यहाँ पे t टाइम का कुछ रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ही मैंने लिखा था। अब v इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो टोटल एनर्जी ke प्लस pe इनिशियली इक्वल टू ke प्लस pe आफ्टर, मतलब कि फाइनली। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो रोड है वो, अब देखो रोड है वो यहाँ से यहाँ तक आपका आ रहा है और रोड की लेंथ है वो क्या है, L, और मास है कैपिटल M। तो रोड की लेंथ आपको पता है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी सपोज यहाँ पे ये रोड नीचे टच करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी L, सो mg और कैपिटल L, या यहाँ पे स्मॉल l दिया गया है तो स्मॉल l लिख देते हैं। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी सो यहाँ पे हाफ I ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की ही बात करनी है आपको। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी फाइनली होगी, तो फाइनल सिचुएशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था v इक्वल टू 0 यहाँ पे था, फाइनल पॉइंट है उस पर पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे mg/L/2 मिलेगी, क्योंकि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो L/2 है और यही इसका सेंटर ऑफ मास है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। तो एक ये स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा mg/L/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mg/L/2। ओके, यहाँ पे स्मॉल m कर दो क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर, और I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो रोड की कोई एक एंड है उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो mL/3 आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर mL/12 प्लस mL/4 इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ से आपको mL/3 मिल जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये आपको अगर ओमेगा फाइंड करना है तो ये m कैंसिल हो गया, ओके, एक l कैंसिल हो गया, सो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3g/L। ओमेगा इक्वल टू √3g/L हमारा
मिल गया। सो यही हमारा करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन से आगे चलते हैं और बात करते हैं एक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की। तो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ इस तरह से फिगर दिया गया है। ओके, सो a uniform rod of length L is suspended from one end. ओके, यहाँ से इस तरह से 3D में आपको बताया गया है। ओके, suspended from one end, the rod can rotate freely about horizontal axis through point of suspension. What minimum angular velocity should be given to the rod so it completes a full rotation? तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि आपको यहाँ से ओमेगा देना है, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी देना है। मतलब इस तरह से पेन है और आपको धक्का देना है कि ये पेन है वो पूरा ओसिलेशन मतलब पूरा रोटेशन कंप्लीट करे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इतना एनर्जी देना है कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। ओके, मतलब कि इस तरह से आपका अगर रोड हो गया तो फिर से वो नीचे तो अपने आप ही आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, देखो रोड है उसकी नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अपवर्ड साइड है वो इस तरह से हो जाएगी रोड की सिचुएशन। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा। ओके, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ही। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या आ जाएगा, देखो इनिशियली यहाँ पे अगर रोड है और यहाँ पे v इक्वल टू 0 ले रहे हैं। देखो अगर आप यहाँ पे v इक्वल टू 0 ले रहे हैं, या तो आप क्या करें कि यहाँ पे v इक्वल टू 0 लो या तो यहाँ पे v इक्वल टू 0 लेते हैं। तो देखो सपोज देखो आप ऐसा नहीं है, कहीं पे भी v इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर आपने सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और यहाँ पे ही लेवल v इक्वल टू 0 लिख दिया, तो देखो यहाँ पे v इक्वल टू 0 लेके हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा मिलता है। तो देखो v इक्वल टू 0 अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो इनिशियली देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। अब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करनी है। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख दिया और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो ये तो L/2 है, L/2 और फिर यहाँ से भी L/2 ऊपर जा रहा है इतना। तो सिचुएशन इस तरह से हो रही है कि अगर आप पूरा रोड है वो सोचे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आ जाएगा। ओके, और यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है तो ये लेंथ है वो L/2 प्लस L/2 हो रही है। ओके, क्लियर। तो ये फर्स्ट सिचुएशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो कर देते हैं। क्लियर। तो आपको इमेजिन भी करना होगा। सो 0 प्लस mg और स्मॉल l। तो यहाँ पे I है वो क्या आ जाएगा, m l स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 2 है इक्वल टू mg/l। सो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6g/l रूट के अंदर। सो रूट अंडर 6g/l।
तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया और बी आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, डिफरेंट लेवल ले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। सो सपोज यहाँ पे मैंने V इक्वल टू 0 लिख दिया नीचे, तो पहले हमने यहाँ पे लिया था, अब डायरेक्टली ही यहाँ पे ले रहे हैं। सो हाफ I ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 3। ओके, और इनिशियली ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे L/2 है, सो mg L/2। और फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ तक हमें मिल रही है, तो L/2 प्लस L/2 मतलब कि 3L/2 जितनी हो गई, सो 3L/2 जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई। ओके, और यहाँ पे mg इंक्लूडेड है बाय 2 और काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्टली ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √6g/L। ओके, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कहीं से भी अगर लिखते हैं, देखो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में ही पोटेंशियल एनर्जी अगर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो V इक्वल टू 0 अगर हमने यहाँ पे V इक्वल टू 0 लिख दिया तो पहले क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस में होगी, माइनस ऑफ mg L/2, एंड बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस में आ जाएगी mg L/2। यहाँ से भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू √6g/L मिल जाएगा। क्लियर? सो अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 कंसीडर करेंगे तो भी आपका ये जो कैलकुलेशन है वो ओमेगा का सेम ही आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आपको सोल्व करने होते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्या हम ऐड कर देंगे कि नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक होगा, एडवांस का बेसिक। ओके, एडवांस का बेसिक मतलब कि देखो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम नहीं जाने वाले हैं। जब नेट और TIFR के प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें जनरल मोशन के डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और प्योर रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि 1 या 2 ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो यहाँ पे हम देख लेंगे, और स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे देख लेंगे कि क्या स्टेटमेंट है, और सिंपल फॉर्मूला अगर यहाँ पे कोई है तो वो भी हम देख लेंगे। क्लियर? तो उसके डेरिवेशन में हम नहीं जाने वाले हैं। आप इजीली इस तरह के प्रॉब्लम से वो सोल्व कर सकते हैं। आपको PDF मिल जाएगी होमवर्क के लिए, वो भी आपको इस तरह से सोल्व करना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम है आप आइडेंटिफाई करो कि किस तरह से सोल्व होते हैं। अपने आप से ही सोल्व करने की ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप ग्रुप में डालो, एक बार ट्राई करके डायरेक्टली ही ग्रुप में मत डालो या मुझे मत बताओ कि सर ये प्रॉब्लम हमसे सोल्व नहीं हो रहा है। तो आप पहले 3-4 बार ट्राई करो, उसके बाद थोड़ी थियरी पहले देखो, उसके बाद फॉर्मुलेशंस देखो और उसके बाद फिर से ट्राई करो। ओके, तो अगर प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएंगे, मैं आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ कि इजी हो। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप रिवाइज करें, प्रॉब्लम सोल्व करें और पढ़ते रहिए यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स। बाय बाय एंड थैंक यू।